हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये 3 नंबर में आते हैं। उसमें से हर साल के जो बोर्ड के एग्ज़ाम में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। 20 महत्वपूर्ण टिप्पणी या फिर जो प्रश्न आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में वो कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछे जाते हैं, कितने बड़े लिखने होते हैं कि हमें पूरे 3 नंबर मिल जाएं। तो आइए हम कुछ प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 के पेपर में। तो इसका दोहरा निषेचन होता है और द्विनिषेचन को भी दोहरा निषेचन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैसे इसकी क्रिया है, इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे ये दोहरा निषेचन करता है, आइए इसको देखते हैं। पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। तो जो इसमें 2 केंद्रक हैं, नर केंद्रक और नर युग्मक, वो कार्य करते हैं पराग नलिका में जो उपस्थित है। और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। तो जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के साथ क्या होता है, संलयित हो जाता है। तथा दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। तो जो संलयित बनता है उसमें से जो दूसरा नर युग्मक बचता है वो 2 ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा द्वितीयक केंद्रक की ओर पहुंचता है और वहीं से निषेचित करता है। तो इस क्रिया को विसंलयन कहते हैं। तो ये तो क्रिया हमारी विसंलयन होती है और उसके आगे इसी क्रिया को हम यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं। अब 2 तो संलयन हो ही गया था, तो संलयन की प्रक्रिया को ही हम द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। तो द्विनिषेचन जो है वो इसी तरह कार्य करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। ये भी प्रश्न पिछले कुछ पेपरों में पूछे गए हैं। तो इसमें इसका उदाहरण है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधों के निर्माण की इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। तो असंग जनन जो है वो ऐसे पौधे हैं जो बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधों का निर्माण करते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और यह नए पौधों का निर्माण करते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थिति में नए पौधों का निर्माण की, तो जो वो जिसकी अनुपस्थिति में यानी अर्धसूत्री की विभाजन की जो अनुपस्थिति नहीं है उसी अनुपस्थिति में वो नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। तो असंग जनन के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? इसका पहला प्रकार है कायिक जनन। इसमें इसका क्या डिफिनीशन है उसको देखते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है। तो जो इसमें प्रजनन होता है उसमें बीज नहीं होता, किसी कलिका से नए पौधों का जन्म होता है। तो जिसमें बीज नहीं होते हैं उसमें किसी और कलिका से नए पौधों का जन्म होता है, जैसे आलू, गन्ना, हल्दी आदि। तो ये सब कायिक जनन है। दूसरा प्रकार है अनिषेक बीजता। तो अनिषेक बीजता किसे कहते हैं? ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कायिक जनन किसे कहते हैं या फिर अनिषेक बीजता क्या है। तो आइए देखते हैं अनिषेक बीजता। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है। जो अनिषेक बीजता है उस प्रकार के प्रजनन में बीज होते हैं और बीज के द्वारा ही ये प्रजनन करता है। लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन
नहीं होता है। तो जो बीज बन के तैयार होते हैं प्रजनन के द्वारा, उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, यानी नहीं होता है। तो वो कौन से हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। मक्का, धतूरा। मक्का और धतूरा अनिषेक बीजता है। इसमें बीज द्वारा तो होता है, लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2023 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि बहुभ्रूणता क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। तो आइए बहुभ्रूणता को देखते हैं। प्रायः बीजांड या बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अब जिस चीज में एक बीज पाएगा वो बीजांड है, जिसमें एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जिसमें अनेकों भ्रूण पाए जाते हैं बीजांड या बीज, वो होते हैं बहुभ्रूणता। तो उसे ही कहते हैं हम बहुभ्रूणता। अनावृत बीजी पौधों में यह घटना अधिक होती है। जो अनावृत बीजी पौधे हैं उसमें बहुभ्रूणता या बीजांड की संख्या बहुत ही कम होती है, मतलब कि अधिक अनावृत पौधों में अधिक ही होती है घटना, लेकिन आवृत बीजी पौधों में यह काफ़ी कम पाया जाता है। अनावृत बीजी पौधों में तो ये घटना अधिक होती है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में ये घटना काफ़ी कम होती है। तो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। तो बहुभ्रूणता क्या है? तो उसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो संतरे पे हुआ था, और किसने किया था? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो बहुभ्रूणता को हम इसी डिफिनीशन से खत्म करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या है आवर्त चक्र? मादाओं में अंडाणु का निर्माण प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है। तो महिलाओं में जो अंडाणु का निर्माण होता है वो 28 दिन के बाद ही होता है। इस चक्र को आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में वह चक्र 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले दो प्रमुख हार्मोन्स हैं, जो हैं LH हार्मोन्स व FSH हार्मोन्स। अब मादाओं में जो अंडाणु पाए जाते हैं वो उनका निर्माण कब होता है? तो 28 दिन के बाद ही उनकी निर्माण होता है। तो ये शुरू कब होता है, किस उम्र में? तो 15 से 13 वर्ष की उम्र में ये प्रारंभ होता है, और ये खत्म कब होता है? तो 45 से 55 की उम्र में। तो इसमें दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। शॉर्ट एंड अति लघु में आपसे ये भी पूछेगा कि इसमें कौन से आवर्त चक्र में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो एक LH हार्मोन्स पाए जाते हैं और एक FSH हार्मोन्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हमें लिखना होता है। तो मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं, जिनकी संख्या स्त्री व पुरुष में समान होती है। हमारे मानव शरीर में जो कोशिका होती है वो गुणसूत्र के द्वारा जोड़े से बनते हैं। तो उसमें कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी जो है कायिक गुणसूत्र होती हैं, और स्त्री और पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है। मादा का लिंग गुणसूत्र XX तथा नर का XY होता है। इन्हीं गुणसूत्री के द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण हम इसी प्रकार करते हैं। मादा में हमें XX मिलता है और नर में X और Y। कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं इसके, जैसे नर में शुक्राणु पाए जाते हैं और मादा में अंडाणु। तो शुक्राणुओं में 22X पाए जाते हैं और 22Y पाए जाते हैं, लेकिन मादा में जो अंडाणु पाए जाते हैं उसमें होती हैं 22X होते हैं और 22 ही X होते हैं। तो हमारा शुक्राणु जो है नर में वो X और Y की थी, जो कि यहाँ हम प्रक्रिया लिखे हैं, और
मादा जो है अंडाणु में वो 22x और 22x की थी, यानी XX की थी। तो लिंग निर्धारण इसी प्रकार होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। मानव जीनोम एक बड़े स्तर की परियोजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीन की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है तथा प्रति क्षार पहचानने की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 23 वर्ष का समय लगता है। इस व्यापकता को महापरियोजना भी कहते हैं। तो जो मानव जीनोम है वो एक बड़े स्तर की परियोजना है और इसमें जो क्षार पाए जाते हैं, क्षार युग्म, वो है 3 × 10⁹ और ये पूरा होने में इसकी प्रक्रिया कितना समय लगता है? तो 13 वर्ष। तो मानव जीनोम परियोजना में हम इसी को लिख देंगे तो हमें पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन उसे देखते हैं। ये जो सवाल है ये कई पेपरों में पूछा गया है कि टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? टीका निलंबित कोशिकाओं, शुष्क सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जिनका उपयोग प्रतिरक्षा प्रदान करने हेतु किया जाता है। जो टीकाकरण होता है हमारा, वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करने के लिए हमें लगाया जाता है और कोशिकाओं में यह एक उत्सर्जित एक उत्पाद होता है। यह एंटीजन का होल होता है जिसे इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश कराकर प्रतिरक्षा प्रदान किया जाता है। इसे टीकाकरण कहते हैं। तो जो प्रतिरक्षा हमारे शरीर के सेल्स को करता है वो एंटीजन होल द्वारा होता है और जिसे हम इंजेक्शन के द्वारा अपने शरीर में शरीर में हमें प्रवेश करता है। तो टीकाकरण से बचने के लिए टीकाकरण जो होता है वो प्रतिरक्षा के कारण ही होता है। तो इसका डिफिनीशन हमें यही लिखना है। स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टेम कोशिका क्या है? आइए देखते हैं। स्टेम कोशिकाएं या मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। तो जो स्टेम कोशिका है ये एक मूल कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करती है। तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उसको विकसित करने का कार्य करती है स्टेम कोशिका। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल जाते हैं। इसके साथ ही जैसे ये बढ़ते जाते हैं वो अन्य कई कोशिकाओं में बदल जाती हैं। इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हृदय रोग, बहरापन, रक्त कैंसर, त्वचा निरोपण आदि का उपचार किया जाता है। तो जो ये स्टेम कोशिका है ये बहुत ही हमारे शरीर को प्रोटेक्शन भी देती है। जैसे हृदय रोग हुआ, बहरापन, रक्त कैंसर, त्वचा निरोपण आदि का उपचार भी इससे होता है। तो ये जो कोशिका है वो हमारे शरीर में बढ़ती ही जाती है और ये कई अलग अलग रूपों में हमें मिलती हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अमीबीय पेचिश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अमीबीय पेचिश क्या है उसे देखते हैं। अमीबीय पेचिश एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो जो अमीबीय पेचिश है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो इसी के द्वारा ये पाए जाते हैं। यह आंत्र में विकर स्रावित करके घाव पैदा कर देता है। इन घावों में रक्त, म्यूकस आदि मूल के साथ पेचिश के रूप में बाहर आता है। तो ये जो अमीबिया पेचिश है वो घाव और रक्त, म्यूकस और जो मवाद होते हैं उन्हीं के साथ ये पेचिश बन के बाहर निकल जाता है। इस रोग संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे व्यक्ति से पहुंचाता है। तो ये जो संक्रमित रोग है वो हम किसी का भोजन कर लें या फिर जल पिए तो उसी एक दूसरे से ये व्यक्ति में पहुंचता है। इसका सबसे बड़ा कारण घरेलू मक्खियां हैं।
जो एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं, जैसे घरेलू मक्खियाँ, वही हुआ। इसके रोग के होने पर पेट में दर्द, सिर में दर्द, वमन की इच्छा होती है। रोगी के आँखों के पास काले घेरे बन जाते हैं तथा शरीर कमजोर हो जाता है। इस रोग से बचने से सबसे अच्छा उपाय व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ सुथरा भोजन का सेवन करना है। तो इसके बारे में ये हुआ कि ये रोग व्यक्ति यानी एक दूसरे से संपर्क में आने से भी फैल सकता है और ये मक्खियों के द्वारा भी फैलते हैं। अब जैसे कि हम देख लें, पेट में दर्द, सिर में दर्द, वमन की इच्छा, जो भी सब ये छोटे छोटे रोग हैं वो इसी के द्वारा फैलते हैं। तो इससे हमें बचने के लिए स्वच्छ रहे और साफ सुथरा रहना पड़ेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अब अगला प्रश्न है, हाथी पांव या फाइलेरियसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछे गए हैं, तो ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये कई साल के क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि फाइलेरियसिस क्या होता है या फिर हाथी पांव की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए इसे देखते हैं। यह रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। तो सबसे बड़ा टॉपिक हमें मिला क्यूलेक्स मच्छर, इसी से ये रोग फैलते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह रोग ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां मच्छर अधिक होते हैं या फिर दूषित जल का प्रयोग होता है। यह रोग वुचुरेरिया ब्रैक्राफ्टी नामक परजीवी से होता है जो लसिका वाहिनियों में रहता है। इस रोग में लिम्फ वाहिनियों की एंडोथीलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवारों पर मोटा कर देती हैं, जिससे यकृत, प्लीहा, अंडकोश, टांगों आदि का आकार बढ़ जाता है। इस अवस्था को हाथी पांव कहते हैं। तो ये जो अवस्था है मच्छर के काटने से होती है, और एक बार जो मच्छर हमें, ये क्यूलेक्स मच्छर अगर हमें काट दिया तो ये हमारे शरीर पर परत की तरह बढ़ने लगते हैं और दीवार की तरह मोटापन में आ जाते हैं, जो कि हमारे यकृत में, प्लीहा में, टांगों पर या फिर कहीं भी फैल सकते हैं। तो यही इसकी पहचान है और हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं, उसे ही हाथी पांव या फाइलेरियसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी फसल, ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। आधुनिक समाज में फसलों में विभिन्न प्रकार के रसायनों, कीटनाशकों का, पीड़कनाशियों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले व हानिकारक होते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए जीनी अभियांत्रिकी द्वारा बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा तैयार किए गए पौधे को बीटी फसल कहते हैं, जो कि रोधी होता है तथा इससे फल की उपज भी कई गुना बढ़ जाती है। तो जो बीटी फसल है हमारा, वो आधुनिक समाज में जो फसल हैं वो विभिन्न प्रकार के रसायन, कीटनाशक, पीड़कनाशियों में अत्यधिक प्रयोग होते हैं। तो जो भी हमारे फसल हैं उसमें केमिकल तो होता ही है और कीटाणु को मारने की दवा भी होती है, तो जिससे जीव जंतुओं को अत्यंत ही हानिकारक होता है। हमारा पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए जो जीनी अभियांत्रिकी द्वारा बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा किए गए पौधों को बीटी फसल कहते हैं। तो हम ये नाम याद कर लेंगे और इसी के द्वारा जीवाणुओं को हम खत्म कर सकते हैं। तो यही हुआ हमारा बीटी फसल का डिफिनीशन। प्लाज्मिड की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है। जो प्लाज्मिड है वो एक छोटा डीएनए अणु है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है। यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सकता है। ये अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2
रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। जहाँ गुणसूत्रों का डीएनए जीव सूचना देता है, वहाँ प्लाज्मिड डीएनए असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुंचाता है। तो जो प्लाज्मिड है वो एक छोटे डीएनए अणु में होता है। ये गुणसूत्र डीएनए से अलग होते हैं। डीएनए के तो छोटे अणु हैं, लेकिन ये डीएनए से अलग होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य बनाते हैं या फिर करते हैं। ये अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2 रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। तो इसी प्रकार से प्लाज्मिड हमारे शरीर में डीएनए के रूप में पाए जाते हैं। जो डीएनए जीव को, जो गुणसूत्र का डीएनए है, तो प्लाज्मिड का कार्य ये है कि वो डीएनए को सूचना देता है। अगला हमारा प्रश्न है, जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जीन चिकित्सा क्या है? तो जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ एवं क्रियाशील जीन से बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है, जो दोषपूर्ण जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। इसका पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की में किया गया है। तो जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में हुआ है और यह एक लड़की पर किया गया है जो कि 4 वर्ष की थी। तो जीन चिकित्सा जो है मनुष्य में उपस्थित जो दोषपूर्ण जीन होते हैं, जिस जीन में दोष होते हैं, उसकी पहचान करता है जीन चिकित्सा। अगला हमारा प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सहभोजिता से आप क्या समझते हैं? ये कई साल बोर्ड एग्जाम के पेपरों में पूछा गया है कि सहभोजिता क्या है। तो आइए इसको देखते हैं आज। सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न लाभ होता है और न ही हानि। तो जो सहभोजिता है उसमें तो एक तो जीव को लाभ होता है, लेकिन जो दूसरा जीव है उसको ना हानि होगा ना लाभ होगा। तो ऐसे कौन से जीव हैं? तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। आम की शाखा पर आर्किड का व्हेल की पीठ पर रहने वाले बारनेकल लाभ होता है, जबकि आम न व्हेल को कोई लाभ है और न ही हानि होती है। तो जो आम की शाखा है वो आर्किड व व्हेल की पीठ पर रहने वाले बारनेकल लाभ होते हैं। तो हमारा सबसे इजी एग्जाम्पल हुआ आम की शाखा पर रहने वाले आर्किड। अगला प्रश्न है सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहोपकारिता भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर समझिएगा। सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिससे दोनों जीवों को लाभ होता है। अब जो सहोपकारिता है उसमें जो 2 जीव पाए जाते हैं उन दोनों जीवों में लाभ पाया जाता है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं किस जीव को लाभ पाया जाता है। कवक तथा शैवाल के बीच संबंध। इसमें कवक पोषण तत्वों व जल का अवशोषण तथा शैवाल भोजन का निर्माण करते हैं। अब जो कवक हैं और शैवाल हैं वो दोनों के बीच जो संबंध है उसमें दोनों को ही लाभ होते हैं। एक को तो पोषक तत्व एवं जल का अवशोषण होता है और दूसरे को भोजन का निर्माण करना पड़ता है। तो यही हुआ हमारा सहोपकारिता। अगला हेडिंग है, ये भी प्रश्न कई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि रेड डाटा बुक क्या होता है। तो आइए देखते हैं। विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की एक सूची में इन सभी जीवों को शामिल किया गया है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इस बुक के द्वारा संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से मिल जाती है। इसका प्रकाशन सन 1963 ईस्वी में
स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में। तो ये जो है विश्व संरक्षण संघ, ये जैव विविधता के संकटग्रस्त जीवों की एक सूची है। तो जो उसमें संकट होते हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है जो कि रेड डाटा बुक में इकट्ठा होते हैं, और जो भी विलुप्त होने के कगार पर हैं इस बुक के द्वारा संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से मिल जाती है। अब कोई भी बुक में अगर हम कुछ लिखेंगे तो हम बाद में तो उसे देख ही सकते हैं। तो रेड डाटा बुक का यही कार्य है कि वो संकटग्रस्त जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उनकी उसमें वो जानकारी रखते हैं। और ये इनका प्रकाश मतलब इनका आविष्कार सन 1963 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहाँ पर वन्य जीव तथा पारस्परिक होती हैं। इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसी लकड़ी काटना, शिकार करना आदि पर रोक लगाया होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली है, जिनका नाम वर्तमान में जिस काबेट उद्यान है यह उत्तराखंड में स्थित है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वह वन्य जीव के पारिस्थितिक में होती हैं। इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप होता है। जैसे उसमें हस्तक्षेप हम क्या करते हैं, जैसे लकड़ी काटना ये मना है, शिकार करना भी मना है। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाया जाता है। और सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान किए थे हेली ने। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न आरएनए के नाम लिखिए। तो आरएनए के कितने प्रकार हैं? तो आरएनए निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे mRNA जो कि संदेश वाहक होते हैं। दूसरा है tRNA, स्थानांतरण करते हैं, ये मतलब ट्रांसफ़र करते हैं। rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं जो कि ये तीनों प्रकार हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। IVF तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो IVF तकनीक पर जो टिप्पणी हमें करना है, तो IVF क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। इस प्रक्रिया को अंतःपात्रीय निषेचन IVF तकनीक कहते हैं। इसके पश्चात 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण JIFI कहते हैं। इसे JIFI भी कहते हैं। 8 कोशिकीय अवस्था से अधिक विकसित भ्रूण 32 कोशिकीय को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण यूटरनिन ट्रांसफ़र कहते हैं। गर्भाविधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार के प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली कहते हैं। तो IVF से जो बेबी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इसमें जो है कि 8 कोशिकीय भ्रूण फैलोपियन नलिका से स्थानांतरित कर दिया जाता है, और इस IVF की तकनीक से जो बच्चे होते हैं उसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तो गर्भाविधि में यही प्रक्रिया होती है कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें स्थानांतरित किया जाता है, जिसमें युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण से होता है। 8 कोशिकीय अवस्था से अधिक विकसित भ्रूण, जो 8 कोशिकीय अवस्था है उसमें से जो विकसित भ्रूण होते हैं वो 32 कोशिकीय को गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF तकनीक भी कहते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं? तो डाउन सिंड्रोम क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
कि डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंगडॉन ने सन 1866 में खोजा था। यह रोग 21वें जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र की एक अधिक प्रति के कारण होता है, जिसे त्रिगुणता ट्राइसोमी कहलाती है। इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरे मंगोलियन लोगों की भांति माथा चौड़ा, गर्दन एवं उंगलियां छोटी या फूली हुई, कद छोटा, मंदबुद्धि या विमंदित, खुरदुरी त्वचा आदि लक्षण समानताएं पाई जाती हैं। उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में जो है उसमें गुणसूत्रों की संख्या तो 46 होती है, लेकिन 46 से जो जनसंख्या बढ़ जाती है, 47 हो जाती है, तो उसमें बच्चों में कुछ कमी आ जाती हैं। जैसे कि उनकी कोई शरीर के अंग बढ़ जाते हैं या फिर कुछ और कमियां हो जाती हैं, जैसे कि मंदबुद्धि हो जाते हैं, कद उनका छोटा हो जाता है, उंगलियां छोटी हो जाती हैं या फिर उंगलियां बढ़ जाती हैं, कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। उसी प्रक्रिया को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये बहुत ही इसका इजी डिफिनीशन था। अगर आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न आपको बता चुकी हूँ। अब मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके लिए बनाऊँगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।